RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के लिए पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम आपको लगातार वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें हम थ्योरी और पाठ्य निहित प्रश्नों की एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब इसके बाद हम बाकी बचे हुए जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं उनको लेकर चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको 4 पाठ्य निहित प्रश्न प्रस्तुत कर दिए थे। अब आइए आज लेकर चलते हैं हम 5वां और आगे के बाकी बचे हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। बुक में आपका एक क्रियाकलाप 1.7 दिया हुआ है। उसके अनुसार क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि इस क्रियाकलाप में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम भी बताइए। वो क्रियाकलाप क्या है उसके लिए ये चित्र जल का वैद्युत अपघटन आपको दिया गया है। इसमें देखिए एक बीकर में जल लेकर उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक प्रणाली में तो ऑक्सीजन बनती है और दूसरी में बनती है हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का आयतन चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं लगभग 2 गुना होता है। तो आइए अब इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसा अभी आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है, बताया गया है कि इस क्रियाकलाप में जल का वैद्युत अपघटन दिया गया है। जल का वैद्युत अपघटन देखिए, जल होता है H2O। इस H2O के एक यौगिक होता है ये, इस यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो अगर हम भारात्मक अनुपात निकालते हैं तो वो 1:8 होता है। 1:8 कैसे आया? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 परमाणुओं के लिए 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो भारात्मक अनुपात तो आया 1:8। लेकिन अगर आयतनात्मक अनुपात निकालें आयतन के रूप में तो यहाँ पर देखिए H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु, O का 1 परमाणु है, तो आयतनात्मक अनुपात होता है 2:1। ये अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में होता है। जैसा कि अभी आपको चित्र में बताया गया है, एक भाग में ऑक्सीजन निकलती है, दूसरे भाग में आपकी हाइड्रोजन। जब जल का अपघटन किया जाता है तो H2 और O2 प्राप्त होती है। समीकरण को अगर बैलेंस करें, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 4 हाइड्रोजन हो गए, जो कि अब 2 से गुना करने पर बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ 2 गुना, यहाँ 1 गुना, यानी हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुना है, जो कि हमारे आयतनात्मक अनुपात के सापेक्ष दिया गया है, सही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जल के अपघटन से हमें 2 गैसें प्राप्त होती हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जिनमें हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन की तुलना में 2 गुना होता है। अब इनकी पहचान करने का भी एक तरीका होता है कि जिस जार में, जिस प्रणाली में ऑक्सीजन गैस होती है, अगर उसमें जलती हुई तीली ले जाएं तो वह और तेजी से जलना शुरू कर देती है, लेकिन इस हाइड्रोजन वाली प्रणाली में वो जलती हुई तीली बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है और हाइड्रोजन खुद तो जल जाती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका अनुपात 2:1 होता है और इनकी पहचान भी हम केवल आयतन देखकर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन 6 में आपको कहा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। अब रंग बदलना मुख्यतः जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बहुत से प्रकार होते हैं। पदार्थ का रंग बदल जाए, पदार्थ की गंध बदल जाए, उसका स्वरूप बदल जाए। आकार भौतिक अवस्था नहीं, वो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रंग रूप आदि बदले जा सकते हैं, उनकी गंध परिवर्तित हो सकती है। तो जब इस क्वेश्चन में अपने आप ही कह दिया गया है कि क्यों परिवर्तित होता है रंग, तो जब रंग परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया हुई।
तो यही क्वेश्चन का आंसर भी है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग बदलना एक अभिक्रिया की पूर्णता को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की संभाव्यता को। इसका अर्थ क्या है कि अभिक्रिया संभव होती है। ये वैसे क्वेश्चन चैप्टर 3 जो आपका धातु एवं अधातु है वहां पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो प्रस्तुत की हुई है विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया क्यों हुई और किस प्रकार हुई, होगी या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर लोहा होता है Fe, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 जिसका रंग नीला होता है। ये कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। तो जब इनमें यह अभिक्रिया कराई जाती है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार लोहा कॉपर धातु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण ये लोहा इस कॉपर धातु को इस विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है और अभिक्रिया हो जाती है FeSO4 प्लस Cu, कॉपर को अलग कर देता है। इस कारण हम देख सकते हैं इधर Fe अकेला, CuSO4 अलग, इधर FeSO4 हो गया, Cu अकेला हो गया। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया होने के कारण ही उस अभिक्रिया का रंग बदल जाता है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे भी इसी प्रकार कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग बदलना अभिक्रिया की संभवता, अभिक्रिया की संभाव्यता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, यानी जो बुक में दी हुई है उससे अलग उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन, और ये उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो आपकी बुक में जो क्रियाकलाप 1.10 है उसमें जो उदाहरण दिया है उससे अलग होना चाहिए। तो द्विविस्थापन को हमने आपको उभय अपघटन के नाम से पढ़ाया है। उभय अपघटन या द्विविस्थापन एक ही अभिक्रिया होती है, यानी जिसमें 2 बार विस्थापन अभिक्रिया होती है। एक पदार्थ के आयन, उभय अपघटन की परिभाषा आपको बता दूं, मैं याद दिला दूं एक बार कि जब एक पदार्थ के आयन दूसरे पदार्थों के आयनों के साथ परस्पर बदल जाते हैं तो इस अभिक्रिया को उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ A और B ये 2 आयन थे, इधर C और D 2 आयन है। तो जब अभिक्रिया होगी तो ये A के साथ C और B के साथ आपका D हो जाएगा। A के साथ तो C चला गया, B के साथ D, आयन बदल गए। अगर एक का धनायन है तो दूसरे का ऋणायन होगा, इसका ऋणायन है तो इसका धनायन, कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे यहाँ ये B नेगेटिव, D पॉजिटिव, A पॉजिटिव तो C नेगेटिव होगा, जो आगे जाके इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। आपके एग्जाम्पल जो क्रियाकलाप 1.12 दिया है उसमें कहा है कि बेरियम क्लोराइड में जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड, इस बेरियम के साथ तो SO4 यानी BaSO4 बन गया और यहाँ Na के साथ Cl हो गया, Na के साथ Cl। ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है। इससे अलग हमें एग्जाम्पल यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो इससे अलग एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इसकी अभिक्रिया जब हम NaCl के साथ कराएंगे, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, तो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, आयन परस्पर बदल जाएंगे। इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा AgCl, और ये AgCl एक सफेद रंग का अवक्षेप बना देता है, नीचे बैठ जाता है सफेद रंग के रूप में। और उसके बाद दूसरे का पॉजिटिव पहले का नेगेटिव NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर देता है। ये आपका बुक में दिया हुआ है, ये हमारा अलग है। क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो आपका क्रियाकलाप 1.12 है उससे अलग कोई उदाहरण दीजिए। न केवल ये, आप इससे अलावा और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आपका पहले ही एक क्वेश्चन 2 में आया है
कि पिछली वीडियो में जो आपको प्रस्तुत किया था कि यहाँ पर BaCl2 के साथ अगर हम Al2SO4 थ्राइस की अभिक्रिया करा दें, ये उदाहरण भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 इन टेस्ट क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अन्य कोई भी उदाहरण इसके स्थान पर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ अलग तरीके का है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में आपको दो अभिक्रियाएं दी हुई हैं जिनमें उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। पहली क्वेश्चन है Na प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड, और दूसरी है कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन अभिक्रिया करती है तो कॉपर प्लस जल बन जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर क्या कि अपचायक और अपचयित पदार्थ और ऑक्सीकृत पदार्थ को इसमें छांटना है। ऑक्सीकृत पदार्थ यानी किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, हमें ये छांटना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ देता हूं। जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको ये समझाया था कि एक पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो इस पदार्थों को भी हमें छांटना है, न केवल ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बल्कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों को भी हमें इन दोनों अभिक्रियाओं में छांटना होगा। तो आइए देखते हैं। पहली अभिक्रिया है 4Na प्लस O2 इक्वल टू Na2O। इस प्रकार की अभिक्रिया बैलेंस हो या न हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो केवल अभिक्रिया छांटनी है और उसमें छांटना है ऑक्सीकारक और अपचायकों को। तो जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती हो, यहां देखिए सोडियम अकेला है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है वे अभिक्रिया कहलाती हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका अर्थ ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, Na का ऑक्सीकरण हुआ, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। और प्रत्येक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है, यानी अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं, आयनिक अभिक्रिया ऐसी नहीं होती, ये हमने थ्योरी में आपको विस्तार पूर्वक बताया है। तो ऑक्सीजन के साथ सोडियम जुड़ी, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। तो जिस पदार्थ का अपचयन हुआ वो कहलाता है ऑक्सीकारक। तो यहां पर आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इन अभिक्रियाओं को कर सकते हैं कि किसका तो अपचयन हुआ, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण, आप इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। एक आयनिक रूप में भी, आयनों के रूप में, इलेक्ट्रॉनों के रूप में मैंने आपको समझाया है थ्योरी में। तो यहां देख सकते हैं सोडियम पर कोई आवेश नहीं है, अकेला परमाणु है, तो इसका आवेश हुआ 0। लेकिन जब ये यौगिक बनाता है तो इसकी संयोजकता हो जाती है +1, यानी Na से जब Na पॉजिटिव बना तो इसका अर्थ क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर ही तो 0 बनाएंगे। तो यहां इसका अर्थ है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन पर 0 है, लेकिन यहाँ यौगिक में ऑक्सीजन पर -2 ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव कब आएंगे, इधर 2 नेगेटिव है, इधर 0 है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ने का अर्थ है कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अर्थ होता है कि इसका अपचयन हुआ। तो इस प्रकार से भी हम ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान कर सकते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाता है। चलिए दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। वैसे ये एग्जाम्पल हमने थ्योरी में भी आपको दिया था। तो जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन हटती है, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ CuO कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ कॉपर अकेला हो गया। तो जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ी थी वो हट गई, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है।
यानी इसका तो हुआ अपचयन अभिकारक का ही। अब यहां था हाइड्रोजन अकेला, यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में अपचयन और ऑक्सीकरण लिखा है। अगर पूरा लिखना होगा तो आप यहां लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन, यहां लिखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से आप अभिक्रियाओं को पूरा लिखें। अब यहां देखें, जिस पदार्थ का अपचयन हुआ वो तो कहलाया ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। तो इस प्रकार से भी हम ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान सकते हैं। एक अलग से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उसको स्वयं करके देखना। KClO3, इससे हमारा बन गया KCl प्लस O2। बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस भी करें, और इसमें ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक आदि को छाट कर देखें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपके सामने शेष बचे हुए इंटेस्ट क्वेश्चन प्रस्तुत किए। तो इंटेस्ट क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियो है, हम आपको एक्सरसाइज में जो उपस्थित क्वेश्चन है उनको प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे। तो रिंग बेल को भी आप इसको दबा दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।